कल हम लोग पढ़े थे रक्तवाहिका दो तरह के हैं। हाँ, एक ऐसा वाहिका जो शुद्ध रक्त को ढोता है और दूसरा अशुद्ध रक्त को ढोता है। तो शुद्ध रक्त को ढोने वाले को हम लोग कहते हैं धमनी। क्या करते हैं? धमनी। और अशुद्ध वाले को सीरा। लेकिन अपवाद है, जब कोई अपवाद क्या है कि जब कोई रक्तवाहिका अगर फुफ्फुस से जुड़ी हो। किससे जुड़ी हो? फुफ्फुस से। अगर ये फुफ्फुस से जुड़ जाएगा, फुफ्फुस, तो उल्टा हो जाएगा। उस स्थिति में कहा जाएगा फुफ्फुसीय सीरा। क्या कहा जाएगा? फुफ्फुसीय सीरा। और यहाँ पर हो जाएगा तो क्या कहा जाएगा? हाँ, फुफ्फुसीय धमनी। यानी जब आपका पल्मोनरी से या लंग से जब जुड़ा होगा, ऐसी स्थिति में ये उल्टा होगा। लेकिन बाकी शरीर में के अन्य हिस्सों में शुद्ध रक्त का ट्रांसपोर्टेशन या बहाव किसके माध्यम से होगा? धमनी। और अशुद्ध रक्त का जो बहाव होगा किसके माध्यम से होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। अब आप देखिए घरों में घर से जो निकलने वाली नालियाँ पतली होती है और जिस नालिया में जाके मिलती है और मोटी हो जाती है, और फिर और कुछ नालियां हैं जहाँ पे 2-3 गांवों की नालियां मिलती है और मोटी हो जाती है। उसी तरह से जो रक्तवाहिकाएं हैं उसकी साइज काम के आधार पर बढ़ते रहता है। कुछ मोटी पाइप रक्तवाहिका होगी, कुछ पतली होगी, तो उसको हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देख रहे हैं धमनी के बारे में कि धमनी की वाहिकाएं अगर चौड़ी है तो क्या कहेंगे, अगर पतली है तो क्या कहेंगे? ठीक है, इसको आप लोग हटाएंगे। आप लोग अपने नोट्स में देख लो, तो वहां पे लिखा हुआ है कि धमनी की मोटी पाइप कोई पाइप ज्यादा मोटा है और फिर इससे थोड़ा सा पतला है मान लीजिए, और फिर इसको आगे जाकर और पतला अगर हो जाता है तो अलग अलग धमनी का नाम हो जाएगा। पहला जो है आपका दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है? ऑर्टा। अगर आपकी धमनी मोटी है तो उसकी जगह पे क्या होगा? उसके बाद उससे जो पतली है उसको क्या कहते हैं? आर्टरी। क्या होते हैं? आर्टरी। आर्टरी। और उसके बाद जो है उसको बोलते हैं आर्टेरियोल। क्या बोलते हैं? आर्टेरियोल। और इससे जब पतला जब निकलेगी तो उसको बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं? कैपिलरी। ये सब एक ही चीज है, सब धमनी है, लेकिन मोटाई के आधार पर जो ज्यादा मोटी है उसको ओर्टा, उससे कम है तो आर्टरी, उससे भी छोटा पतला है तो आर्टियोल, आर्टेरियोल, और उससे भी हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको कैपिलरी। क्लियर है? उसी तरीका से जब सीरा के बारे में हम देखेंगे तो उसी साइज के आधार पर ज्यादा जो मोटा है ये थोड़ा सा मध्यम मोटा होगा और फिर थोड़ा सा और पतला होगा, फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो आपके देख रहे हो कि जो सबसे ज्यादा मोटा भेना है उसको कहता है भेना कावा। क्या बोल रहे हैं? भेना कावा। क्लियर है? भेना कावा से जो पतली नलियां हैं जो अशुद्ध रक्त होती है उसको क्या कर रहा है? भेन। क्या बोल रहे हैं? भेन। और भेन के बाद जो है वो कैपिलरी है। क्या है? कैपिलरीज है।
ये मोटाई कहलाती है। ये आप लोग बनाए होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या अंतर है जो लिखा हुआ नोट में। क्या लिखा हुआ है? पहला धमनी लिखा है वे रुधिर वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। शुद्ध रक्त धमनी में जाएगी कहाँ से भाई? तो हम लोग देख चुके हैं कि हृदय से अंग तक पहुंचाने वाला जो रक्त वाहिका है वही धमनी है। ये अशुद्ध रक्त कहाँ से जाएगा? उल्टा जाएगा, अंग से हृदय जाएगा। अंग से कहाँ जाएगा? हृदय। और आप लोग देख चुके हो कि हृदय के किस चैम्बर से जाता है शुद्ध रक्त? आप लोग देख चुके हैं ना? यस सर। किस कोष्ठक में आता है, किस चैम्बर में आता है, और फिर नीचे आ जाता है, और फिर वहां से भेजा जाता है अंग में। ये पूरा मैकेनिज्म आप लोग पढ़ चुके हैं। उसी तरह से अशुद्ध रक्त भी आप लोग पढ़ चुके हो कि विभिन्न अंगों से, राइट सुपीरियर वेना कावा से, लेफ्ट सुपीरियर वेना कावा से, इंफीरियर वेना कावा से और कोरोनरी साइनस से रक्त आती है। किस चैम्बर में आप देख चुके हो? ऊपर वाले चैम्बर में आने के बाद नीचे जाती है और फिर वहां से एक मोटी पाइप के द्वारा पल्मोनरी को जाता है, फुफ्फुस को जाता है। तो ये मैकेनिज्म आप लोग देख चुके हैं। तो पहला अंतर तो यही हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि धमनी और सीरा में अंतर बताएं। तो पहला पॉइंट ये होगा, आपको कहना होगा कि धमनी जो है शुद्ध रक्त को हृदय से अंग तक पहुंचाती है, सीरा अंग से हृदय तक पहुंचाती है। ये पहला काम हो गया। दूसरा जब अंतर की हम बात करेंगे, दूसरा पॉइंट ये है कि धमनी की भित्ति मोटी होती है। धमनी की जो भित्ति है, वाल है, वो कैसा होता है? मोटी होती है और लचीली भी होती है, क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। अब आप देखो, हृदय से जब निकलना है तो पंप करना होगा। निकलेगा कब? जब हृदय सिकुड़ेगा तब। हृदय जब सिकुड़ेगा तभी वो हाई प्रेशर होगा। तो जब हाई प्रेशर होगा तो ऐसा वाहिका चाहिए जो फटे नहीं, हाई प्रेशर से ब्लड तेजी से जाएगा तो वो दीवार मजबूत होनी चाहिए कि नहीं? इसीलिए धमनी की दीवार मोटी होती है और साथ साथ आप देख रहे हैं कि हाई प्रेशर को झेलने में वो कामयाब है ना। उसी चलते उल्टा अब हम लोग चलेंगे। अंग का काम उल्टा है। अंग से ब्लड लेना है हृदय में, इसको लेना है रक्त को। तो हृदय जब फैलेगा तब हृदय का प्रेशर कम होगा तो रक्त उसमें आएगा, भरेगा। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो शिराएं हैं वो कम प्रेशर के रक्त को ढोना है। तो जाहिर सी बात है उसकी दीवारें कमजोर भी रहेगी, पतली भी रहेगी, तो काम चल जाएगा। इसीलिए शिराएं की जो दीवारें हैं वो पतली हो। क्लियर है? अब आप ये कह रहा है कि धमनी किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी छोटी छोटी कोशिकाएं, यहाँ कोशिका लिख दी हो, गलत है। केशिकाएं, कैपिलरी का हिंदी क्या होता है? केशिकाएं। केशिकाएं मतलब आपकी केस क्या था? केशिकाएं में बढ़ जाते हैं। उसी तरह से आप ये भी देख रही हो कि हृदय भी आगे चलकर ऊतकों में कैपिलरी यानी केशिकाएं के रूप में विभक्त हो जाती है। तो आप अगर सिस्टमैटिक समझिएगा मैकेनिज्म को तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा कि धमनी की दीवारें क्यों मोटी होती है, शिरा की दीवारें क्यों पतली होती है, क्योंकि एक को हाई प्रेशर का ब्लड ले जाना है और एक को लो प्रेशर का ब्लड ले जाना है। इसलिए दोनों की दीवारों में अंतर है। क्लियर है? अब क्या छूट गया है? अब हम लोग चलेंगे प्लेटलेट्स। इसको हटा दिया जाए।